हर बार गर्मियों की छुट्टी में आना क्या ज़रूरी है? मुझे तो कभी मौका नहीं मिलता अपने मायके जाकर छुट्टियां बिताने का। दीदी और रितु के बीच कुछ ऐसा ही था। बात कुछ खास नहीं थी, फिर भी उसे गंभीर बनाकर दोनों ने अपने रिश्तों को उलझा दिया था। क्या दोनों के मन की गांठें कभी खुल सकी? रिश्तों का सच घर में घुसते ही रितु के बिगड़े बिगड़े से तेवर देख सुनील भांपने लगा था कि आज कुछ हुआ है, वरना रोज मुस्कुरा कर स्वागत करने वाली रितु का चेहरा यूं उतरा हुआ ना होता। लो दीदी का पत्र आया है। रितु के बढ़े हुए हाथों पर सरसरी सी नजर डाल सुनील बोला, रख दो, जरा कपड़े वपड़े तो बदल लूं। पत्र कहीं भागा जा रहा है क्या? रितु की हैरत भरी नजरों का मुस्कुराहट से जवाब देता हुआ सुनील बाथरूम में घुस गया। रितु के उतरे हुए चेहरे का राज भी उस पर खुल गया था। सुनील मन ही मन सोचकर मुस्कुरा उठा। सोच रही होगी कि आज मुझे हुआ क्या है। दीदी का पत्र हर बार की तरह झपट कर जो नहीं लिया। हर साल गर्मी की छुट्टियों में दीदी के आने का सिलसिला बहुत पुराना था, परंतु विवाह के 5 वर्षों में शायद ही ऐसा भी हुआ हो जब उनके आने को लेकर रितु से उसकी जोरदार टकरार ना हुई हो। बेचारी दीदी जो इतनी आस और प्यार के साथ अपने इकलौते छोटे भाई के घर थोड़े से मान और सम्मान की आशा लेकर आती थी। रितु के रूखे बर्ताव व उन दोनों के बीच होती तकरार से अब चंद दिनों में ही लौट जाती थी। दीदी से सुनील का लगाव कम होता भी तो कैसे। दीदी 10 वर्ष की थी जब माँ सुनील को जन्म देते समय ही उसे छोड़ दूसरी दुनिया की ओर चल दी थी। दीदी ना होती तो मेरा क्या होता, यह सोचकर ही उसकी आंखें भर उठती। दीदी उसकी बड़ी बहन बाद में थी, माँ जैसी पहले थी। कैसे भूल जाता सुनील बचपन से लेकर जवानी तक के उन दिनों को, जब कदम कदम पर दीदी और प्यार की छाया ले उसके साथ चलती रही थी। दीदी तो विवाह भी ना करती, परंतु रिश्तेदारों के ताने और बेटी की बढ़ती उम्र से चिंतित पिताजी के चेहरे पर बढ़ती झुर्रियों को देखने के बाद सुनील ने अपनी कसम देकर दीदी को विवाह के लिए मजबूर कर दिया था। उनके विवाह के समय वह बीए में आया ही था। विवाह के बाद भी बेटे की तरह पाले भाई की तरफ दीदी के अंदर से गई नहीं थी। उसकी जरा सी खबर पाते ही दौड़ी चली आती। वह भी उनके जाने के बाद कितना अकेला हो गया था। यह तो अच्छा हुआ कि जीजाजी अच्छे स्वभाव के थे, दीदी की तरफ समझते थे। भाई बहन के प्यार के बीच कभी बाधा नहीं बने थे। रितु को भी तो वह ही ढूंढ कर लाई थी। उन दिनों की याद से सुनील मुस्कुरा उठा। दीदी उसके विवाह की तैयारी में बावड़ी हो उठी थी। ऐसा भी नहीं था कि रितु को इन बातों की जानकारी ना हो। विवाह के शुरुआती दिनों में ही सारी राम कहानी उसने सुना दी थी। विवाह के बाद जब पहली बार दीदी आई थी तो रितु भी उनसे मिलने के लिए बड़ी उत्साहित थी और स्वयं सुनील तो पगला सा गया था। आखिर उसके विवाह के बाद वह पहली बार आ रही थी। वह चाहता था भाई की खुशी गृहस्थी देख वह खिल उठे। पति के ढेरों आदेश निर्देश पाकर रितु का उत्साह कुछ कम हो गया था। वह कुछ सहम सी गई थी, परंतु सुनील तो अपनी ही धुन में था। चाहे कुछ हो जाए, दीदी को इतना सम्मान और प्यार मिलना चाहिए कि उनकी ममता का जरा सा कर्ज तो वह उतार सके। दीदी के आने के बाद उन दोनों के बीच रितु कहीं खो गई थी। उन दोनों को अपने में ही मस्त पा उनके साथ बैठकर स्वयं भी उनकी बातों में शामिल होने की कोशिश करती, पर सुनील ऐसा मौका ही ना देता। तब यह खींचकर रसोई में घुस खाना बनाने की कोशिश में लग जाती। मेहनत से बनाया गया खाना देखकर भी सुनील उस पर नाराज हो उठता। यह क्या बना दिया, पता नहीं है। दीदी को पालक पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, शाही पनीर नहीं। फिर रसोई में काम करती रितु का हाथ पकड़कर बाहर ला खड़ा करता और कहता, आज तो दीदी के हाथ का बना हुआ ही खाऊंगा।
वे कितना अच्छा बनाती है। तब भाई बहन चुहलबाजी करते हुए रसोई में मशगूल हो जाते और रितु बिना अपराध के ही अपराधी सी रसोई के बाहर खड़ी उन्हें देखती रहती। दीदी जरूर कभी कभी रितु को भी साथ लेने की कोशिश करती, लेकिन सुनील अनजाने ही उनके बीच एक ऐसी दीवार बन गया था कि दोनों औपचारिकता से आगे कभी बढ़ ही ना पाई थी। उस समय तो किसी तरह रितु ने हालात से समझौता कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब भी दीदी आती वह कुछ तीखी हो उठती। सीधे दीदी से कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन सुनील के साथ उसके झगड़े शुरू हो गए थे। दीदी भी शायद भांप गई थी, इसलिए धीरे धीरे उनका आना कम होता जा रहा था। इस बार तो पूरे 1 वर्ष बाद आ रही थी। पिछली बार उनके सामने ही रितु ने सुनील से इतना झगड़ा किया कि वे बेचारी 4 दिनों में ही वापस चली गई थी। जितने भी दिन वे रही, रितु ने बिस्तर से नीचे कदम ना रखा। हमेशा सिरदर्द का बहाना बना अपने कमरे में ही पड़ी रहती। एक दोपहर दीदी को अकेले काम में लगा देख भनभनाता हुआ सुनील रितु से लड़ पड़ा था। तब वही तीखी आवाज में बोली थी, तुम क्या समझते हो मैं बहाना कर रही हूँ? वैसे भी तुम्हें और तुम्हारी दीदी को मेरा कोई काम पसंद ही कब आता है? तुम दोनों तो बातों में मशगूल हो जाओगे, फिर मैं वहाँ क्या करूँगी? बढ़ते बढ़ते बात तेज झगड़े का रूप ले चुकी थी। दीदी कुछ बोली नहीं, पर दूसरे ही दिन सुबह सुनील द्वारा मिन्नतें करने के बाद भी चली गई थी। उनके चले जाने के बाद भी बहुत दिनों तक उन दोनों के संबंध सामान्य ना हो पाए थे। दीदी के इस तरह चले जाने के कारण वह रितु को माफ़ नहीं कर पाया था। सुनील की तेज नज़रों ने देख लिया था कि सभी चीज़ें दीदी की पसंद की ही बनी है। वास्तव में वह मन ही मन पछता भी रहा था। दोनों के बीच बढ़ते तनाव को देख अभी तक खामोशी से सब कुछ देख रहे पिताजी ने आखिरकार एक दिन रात को खाने के बाद टहलने के लिए निकलते समय उसे भी साथ ले लिया था। वे उसे समझाते हुए बोले थे, पति पत्नी के संबंध का अजीब ही कायदा होता है। इस रिश्ते के बीच किसी तीसरे की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन दीदी कोई गैर नहीं है। बीच में ही बात काटते हुए सुनील का स्वर रोष से भर उठा था। बेटा, विवाह के बाद सबसे नज़दीकी रिश्ता पति पत्नी का ही होता है, बाकी संबंध गौण हो जाता है। माना कि सभी संबंधों की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन किसी भी रिश्ते पर कोई रिश्ता हावी नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी खुशी नहीं रहता। तुम ही बताओ, इतनी कोशिशों के बाद भी क्या तुम्हारी दीदी खुश है? समझाते समझाते पिताजी सवाल सा कर उठे थे। तो मैं क्या करूं? रितु की खुशी के लिए उनसे सारे संबंध तोड़ लूं, या फिर दीदी के लिए रितु से? सुनील असमंजस में था। आप तो जानते ही हैं कि दोनों ही मुझे कितनी प्रिय है। संबंध तोड़ने के लिए कौन कहता है? पिताजी धीरे से हंस पड़े थे, फिर गंभीर हो बोले, यह तो तुम भी मानते ही होगे कि रितु मन से बुरी या झगड़ालू नहीं है। मेरा कितना ख्याल रखती है, तुम्हारे लिए भी आदर्श पत्नी सिद्ध हुई है। फिर दीदी से ही उसकी क्या दुश्मनी है? सुनील के इस सवाल पर थोड़ी देर तक उसे गहरी नज़रों से देखने के बाद वे बोले, कोई दुश्मनी नहीं है। याद करो, पहली बार वह भी कितनी उत्साहित थी इस सब के लिए। अगर कोई दोषी है तो वह स्वयं तुम हो। मैं सीधे सीधे अपने को अपराधी पा सुनील अचकचा उठा था। हाँ, तुम उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़े हो, कुछ करने का मौका ही कहाँ देते हो। आखिर वह तुम्हारी पत्नी है, वह तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, लेकिन तुम हो कि अपनी बहन के आते ही उसके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को ही नकार देते हो। पिताजी सांस लेने के लिए तनिक रुके थे। सुनील सिर झुकाए चुप बैठा, किसी सोच में डूबा सा था। बेटा,
मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी दीदी और तुम में इतना स्नेह है। भाई बहन से कहीं अधिक तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो, पर अपनी दोस्ती की सीमाओं को बढ़ाओ। अब रितु को भी इसमें शामिल कर लो। यह उसका भी घर है, उसे तय करने दो कि वह अपने मेहमान का कैसे स्वागत करती है। विश्वास मानो, इससे तुम सबके बीच से तनाव और गलतफहमियों के बादल छट जाएंगे और तुम सब एक दूसरे के अधिक पास आ जाओगे। अंदर कितनी देर लगाओगे? रितु की आवाज़ सुन वह चौंक उठा। अरे, इतनी देर से मैं बाथरूम में ही बैठा हूँ। झटपट नहाकर वह बाहर निकल आया। चाय और गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट उसका इंतजार कर रही थी। इस दौरान वे खामोश ही रहे। जूठे कप व प्लेटें समेटती रितु की हैरत यह देख और बढ़ गई कि सुनील पत्र को हाथ लगाए बगैर ही एक पत्रिका पढ़ने लगा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रितु का चिंतित चेहरा देखकर अपनी हंसी को सुनील ने मुश्किल से रोका। हाँ ठीक है। क्यों, फिर अभी तक दीदी का पत्र क्यों नहीं पढ़ा? रितु के सवाल के जवाब में वह लापरवाही से बोला। तुमने तो पढ़ा ही होगा, खुद ही बता दो क्या लिखा है। वे कल दोपहर की गाड़ी से आ रही है। अच्छा, कह वह फिर पत्रिका पढ़ने में मशगूल हो गया। कुछ देर तक रितु वहीं खड़ी गौर से उसे देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। दूसरे दिन रविवार था। सुबह सुबह सुनील को अखबार में खोया पाकर रितु बहुत देर तक खामोश ना रह सकी। दीदी आने वाली है, तुम्हें कुछ ख्याल भी है? पता है, अखबार में नजरें जमाए हुए ही वह बोला। खाक पता है। रितु झुंझला उठी थी। कुछ सामान वगैरह लाना है या नहीं? घर तुम्हारा है, तुम जानो। उसकी झुंझलाहट पर वह खुद मुस्कुरा उठा। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद पैर पटकती हुई रितु थैला और पर्स ले बाहर निकल गई। जब वह लौटी तो भरी थैले के साथ पसीने से तरबतर थी। सुनील आश्चर्यचकित था। वह दीदी की पसंद की एक एक चीज़ छांट कर लाई थी। दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए रितु ने पूछा। तुम जो भी बनाओगी लाजवाब ही होगा, कुछ भी बना लो। सुनील की बात सुन रितु ने उसे यूं घूर कर देखा जैसे उसके सिर पर सिंग उग आए हो। दोपहर से काफ़ी पहले ही वह खाना तैयार कर चुकी थी। सुनील की तेज नज़रों ने देख लिया था कि सभी चीज़ें दीदी की पसंद की ही बनी है। वास्तव में वह मन ही मन पछता भी रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके बचकाने व्यवहार की वजह से ही दीदी और रितु इतने समय तक अजनबी बन परेशान हो रही। ट्रेन का टाइम हो रहा है, स्टेशन जाने के लिए कपड़े निकाल दूं? रितु अपने अगले सवाल के साथ सामने खड़ी थी, अपने को व्यस्त सा दिखाता। सुनील बोला, उन्हें रास्ता तो पता है, ऑटो लेकर आ जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है। बहुत देर से जमा हो रहा लावा अचानक ही फूट कर बह निकला था। पता है ना कि वे अकेली आ रही है, लेने नहीं जाओगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आखिर तुम्हें क्या हुआ है? अच्छा बाबा, जाता हूँ, पर एक शर्त पर। तुम भी साथ चलो। मैं हैरत में पड़ी। रितु बोली, मैं तुम दोनों के बीच क्या करूँगी? फिर मैं भी नहीं जाता। उसे अपनी जगह से टस से मस ना होते देख आखिर रितु ने ही हथियार डाल दिए। अच्छा उठो, मैं भी चलती हूँ। खाने की मेज पर भी सुनील कम बोल रहा था। रितु ही आग्रह करके दीदी को खिला रही थी। हर बार रितु के अलबेलेपन की स्थिति से शायद माहौल तनावयुक्त हो उठा था। रितु को साथ आया देख दीदी पहले तो हैरत में पड़ी, फिर खिल उठी। शायद पिछली बार के कटु अनुभवों ने उन्हें भयभीत कर रखा था। स्टेशन पर रितु को भी देखकर एक पल में सारी शंकाएं दूर हो गई। वे खुशी से पैर छूने को झुकी, रितु के गले से लिपट गई। सुनील सोच रहा था, इतनी अच्छी तरह से तो वह घर
में भी कभी नहीं मिली थी। किस सोच में डूब गए? दीदी का खिलखिलाता स्वर उसे गहरे तक खुशी में भर गया। सामान उठा वह आगे आगे चल दिया। रितु और दीदी पीछे पीछे बतियाती हुई आ रही थी। खाने की मेज पर भी सुनील कम बोल रहा था। रितु ही आग्रह करके दीदी को खिला रही थी। हर बार रितु के अलबेलेपन की स्थिति में शायद माहौल तनावयुक्त हो उठा था, इसलिए दीदी अब जितनी सहज व खुश लग रही थी उतनी पहले कभी नहीं लगी थी। खाने के बाद वह उठकर अपने कमरे में आ गया। वे दोनों बहुत देर तक वहीं बैठी बातें में जुटी रही। कुछ देर बाद रितु कमरे में आकर दबे स्वर में बोली, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ दीदी से कुछ बातें करो ना। तुम हो ना, मैं कुछ देर सो जाऊं। कहते कहते सुनील ने करवट बदल कर आंखें मूंद ली। रात के खाने की तैयारी में रितु का हाथ बटाने के लिए दीदी भी रसोई में ही आ गई। सुनील टीवी खोलकर बैठा था। सुनील की तबीयत ठीक नहीं है क्या? रसोई से आता दीदी का स्वर सुनील के कान चौकन्ने हो गए। पल भर की खामोशी के बाद रितु का स्वर उभरा, नहीं तो आजकल ऑफिस में काम अधिक होने से ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए थोड़े खामोश हो गए हैं। आपको बुरा लगा क्या? अरे नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। वैसे भी तुम्हारा साथ ज़्यादा भला लग रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अपने मायके आई हूँ। माँ तो थी नहीं जिनसे यहाँ आने पर मायके का एहसास होता। पिताजी और भाई का मान दुलार था तो, पर असली मायके का एहसास तो माँ या भौजाई के प्यार से मुनाहार से ही होता है। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, रितु ने हौले से कहा। मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। हमने तुम्हें अवसर ही कहाँ दिया था कि तुम अपना अच्छा या बुरा व्यवहार सिद्ध कर सको। खैर छोड़ो, इस बार जैसे सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला। दीदी का स्वर संतुष्टि भरा था। टीवी के सामने बैठे सुनील का मन भी दीदी की खुशी और संतुष्टि देख रितु के प्रति प्यार और गर्व से भर उठा था। सुबह उसके उठने से पहले ही दीदी और रितु उठकर काम के साथ साथ बातों में व्यस्त थी। रात भी सुनील तो सो गया था। वे दोनों जाने कितनी देर तक एक साथ जागती रही थी, जाने उनके अंदर कितनी बातें दबी पड़ी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुनील को एक बार फिर अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। बिस्तर से उठकर वह ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। कहाँ जा रहे हो? शीशे के सामने बाल संवार रहे सुनील के हाथ अचानक रितु को देख रुक गए। ऑफिस दीदी आई है। फिर भी रितु की हैरानी वाजिब थी। दीदी के लिए सुनील पहले पूरे वर्ष की छुट्टियां बचा के रखता था। जितने भी दिन वह रहती, वे उन्हें घुमाने फिराने के लिए छुट्टियां लेकर घर बैठा रहता था। छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? हम सब घूमने चलेंगे, रितु जोर देते हुए बोली। नहीं, इस बार छुट्टियां बचा रहा हूँ। शरारत भरी नज़र रितु के चेहरे पर डालता हुआ सुनील बोला। क्यों? रितु के सवाल के जवाब में उसने उसे अपने पास खींच लिया। क्योंकि इस बार मैं तुम्हें मसूरी घुमाने ले जा रहा हूँ। अभी छुट्टी ले लूँगा तो बाद में नहीं मिलेगी। रितु की आंखें भीग उठी थी। शायद वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि सुनील की जिंदगी और दिल में उसके लिए भी इतना प्यार छिपा हुआ है। अपने को संभाल आंखें पोंछती वह लार भरे स्वर में बोली, मसूरी जाना क्या दीदी से अधिक ज़रूरी है? मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, ऐसा करता हूँ, सिर्फ आज की छुट्टी ले लेता हूँ, वह समझौते के अंदाज में बोला। लेकिन इसके बाद जितने भी दिन दीदी रहेगी तुम ही उनके साथ रहोगी, मैं अकेले। रितु घबरा रही थी। मुझसे फिर कोई गलती हो गई तो क्या? उसे सुधार लेना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मन ही मन सोचता
जा रहा था सुनील। मैं भी तो अपनी गलती ही सुधार रहा हूँ। वह सुनील की प्यार और विश्वास भरी निगाहों को पल भर देखती रही, फिर हंसकर बोली, अच्छा अब छोड़ो, चल कर कम से कम आज की पिकनिक की तैयारी करूं। दीदी पूरे 15 दिनों के लिए रुकी थी। रितु और उनके बीच संबंध बहुत मधुर हो गए थे। इस बार पिताजी भी अधिक खुश नजर आ रहे थे। दीदी के जाने का दिन ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रहा था, रितु उदास होती जा रही थी। आखिरकार जीजाजी के बुलावे के पत्र ने उनके लौटने की तारीख तय कर दी। दौड़ी दौड़ी रितु बाजार जाकर दीदी के लिए साड़ी और जीजाजी के लिए कपड़े खरीद लाई थी। तरह तरह के पापड़ और अचार दीदी के मना करने के बावजूद उसने बांध दिए थे। शाम की ट्रेन थी। रितु दीदी के साथ के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाने में व्यस्त थी। सुनील सामान पैक करती दीदी के पास आ बैठा। दीदी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अब तुम कब आ रहे हो? रितु को लेकर? आऊँगा दीदी, जल्द ही आऊँगा। बैठी हुई दीदी की गोद में वह सिर रख लेट गया था। तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? किस लिए? उसके बालों में हाथ फेरती हुई दीदी एकाएक ही उसकी बात सुन हैरत में पड़ गई। मैं तुम्हारे साथ पहले जितना समय नहीं बिता पाया ना? सुनील बोला। नहीं रे, बल्कि इस बार मैं यहाँ जितनी खुश रही हूँ उतनी पहले कभी नहीं रही। रितु के होते मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। एक बात बताऊँ, मुझे बहुत डर लगता था। तेरे इतने प्यार जताने के बाद भी लगता था मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा। कभी कभी सोचती शायद मेरे आने की वजह से ही रितु और तुम्हारे बीच झगड़ा होता है। तुझे देखने के लिए मन ना तड़पता तो शायद यहाँ कभी आती ही नहीं। रितु के इस बार के अच्छे व्यवहार ने मुझे एहसास दिलाया है कि भाई तो अपना होता ही है, पर भौजाई को अपना बनाना पड़ता है, क्योंकि वह अगर अपनी ना बने तो धीरे धीरे भाई भी पराया हो जाता है। आज मैं सुकून महसूस कर रही हूँ। रितु जैसी अच्छी भौजाई के होते मेरा भाई कभी पराया नहीं होगा। इस सब से भी बढ़कर पाता है। उसने क्या दिया है मुझे? क्या मेरा मायका, जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। रितु ने मुझे वह सब दे दिया है। दीदी की आंखें बरस उठी थी। रितु ने यह जो एहसान मुझ पर किया है, इसका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। खाना तैयार है। रितु कब कमरे में आई पता ही ना चला, लेकिन उसकी भीगी भीगी आंखें बता रही थी कि वह बहुत कुछ सुन चुकी थी। गर्व से निहारती सुनील की आंखें में झांक रितु बोली, कैसे भाई हो? पता नहीं, आज सुबह से दीदी ने कुछ नहीं खाया। चलो, खाना ठंडा हो रहा है। दीदी को ट्रेन में बिठा सुनील उनका सामान व्यवस्थित करने में लगा हुआ था। रितु दीदी के साथ ही बैठी उन्हें दशहरे की छुट्टियों में आने के लिए मना रही थी। हमेशा उतरे मुंह से वापस होने वाली दीदी का आज चेहरा इस बार चमक रहा था। ट्रेन की सीटी की आवाज़ के साथ ही सुनील ने कहा, उतरो रितु, ट्रेन चलने वाली है। रितु दीदी से लिपट गई। जल्दी आना और जाते ही पत्र लिखना। अब पहले तुम दोनों मेरे घर आना। भीगी आंखों के साथ दीदी मुस्कुरा रही थी। उनके नीचे उतरते ही ट्रेन ने सरकना शुरू कर दिया। दीदी, पत्र जरूर लिखना। दोनों अपने अपने रुमाल हिला रही थी। ट्रेन गति पकड़ स्टेशन से दूर होती जा रही थी। रितु ने पलटकर सुनील की तरफ देखा। सुनील की गर्व भरी आंखों को निहारती रितु की आंखें भी चमक उठी थी। दोस्तों, ननद भाभी का रिश्ता खट्टा मीठा होता है और यही रिश्ते की मिठास होती है। जिसे रिश्ता निभाना होता है वह थोड़ी झुककर सामने वाले को खुश करने की कोशिश करते हैं। यही इस रिश्ते की सुंदरता है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।